कल रामनवमी है, लेकिन इस बार रामनवमी का दिन राम भक्तों और सियासत दोनों के लिए बेहद अहम है। कल दोपहर ठीक 12 बजे अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक होगा, जिसका दुनिया भर में लाइव प्रसारण होगा। तो वहीं तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी इसी वक्त रामेश्वरम को जोड़ने वाले नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और करीब 8,300 करोड़ के प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे। रामनवमी के दिन उत्तर से दक्षिण तक राम लहर तो चलेगी, लेकिन मोदी के रामेश्वरम पहुंचने से दक्षिण की सियासत में भी हलचल मचेगी। इस बात का मतलब समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के दिन घड़ी में जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे, समस्त सनातन संसार रोमांचित हो उठेगा। संपूर्ण विश्व के राम भक्त निहाल हो उठेंगे जब राम काज को वो पूर्णता की ओर प्राप्त होते हुए देखेंगे। ऐसा अलौकिक दृश्य एक अयोध्या में दिखेगा, दूसरा अयोध्या से 2500 किलोमीटर दूर रामेश्वरम में। जब ऐसा होगा तो यकीन मानिए वक्त ठहर जाएगा। रामनवमी के दोपहर 12 बजे एक साथ दो काम होंगे। अयोध्या में खुद सूर्यदेव प्रभु श्री राम के मस्तक का सूर्य तिलक करेंगे। 4 मिनट तक गर्भगृह में विराजमान भगवान राम के ललाट पर सूर्य की किरणें ठहरी रहेंगी और वहीं 2,500 किलोमीटर दूर पाम्बन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्तों को रामेश्वरम तक ले जाने वाले पाम्बन पुल का शिलान्यास करेंगे। अब रामेश्वरम तक राम काज में कोई अड़चन नहीं आएगी। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। गर्भगृह में भगवान राम बाल रूप में विराजमान हुए। उसी दौरान से रामनवमी पर भगवान राम के सूर्य तिलक की तैयारी की गई। पिछले साल भी सूर्य तिलक हुआ था, लेकिन उस वक्त टेम्परेरी इंतजाम किया गया था। इस साल वैज्ञानिकों ने यह काज पूरा कर लिया है। अगले 20 साल तक हर रामनवमी को 4 मिनट तक गर्भगृह में विराजमान भगवान राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। सबसे बड़े लेंस वाले रिफ्लेक्टर को स्थायी तौर पर मंदिर के तीसरे तल में स्थापित कर दिया गया है। ये एक बॉक्स की छत पर लगा है। इसमें बड़ा मुख्य लेंस है जो बिना बिजली 19 गियर के जरिए काम करेगा। रामनवमी को दिन में 12 बजे सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम के पहले रिफ्लेक्टर पर गिरेंगी। यहां से पाइप में लगे पहले मिरर पर जाएंगी और फिर लेंस के जरिए आगे बढ़ेंगी। वर्टिकल पाइप में 2 लेंस से गुजरते हुए किरणें गर्भगृह में रामलला के ठीक सामने दूसरे मिरर पर पहुंचेंगी। इस मिरर को 60 डिग्री एंगल में लगाया गया है ताकि किरणें सीधे भगवान राम के मस्तक पर जाएं। वैज्ञानिकों की टीम ने इस पूरे सिस्टम को सूर्य तिलक मैकेनिज्म नाम दिया है। लोगों ने रामनवमी में जो सूर्य किरण की व्यवस्था की जानी है उस पर भी चर्चा की और जो शिखर की प्रगति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अयोध्या शहर में और यथासंभव देश और विदेश में भी उस कार्यक्रम को दिखलाया जाएगा। रामनवमी के दिन भगवान राम के सूर्य तिलक का बड़ा गूढ़ रहस्य है, जिस रहस्य को तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है। मास दिवस कर दिवस भामरम न जानई कोई, रथ समेत रवि थाके निसा कवन विधि होई। इसका अर्थ है जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो सूर्य काफी प्रसन्न हुए थे और अपने रथ के साथ अयोध्या पहुंचे। यहाँ पर पूरे 1 महीने तक रुके, जिसके चलते अयोध्या में 1 महीने तक रात ही नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि अयोध्या का एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। शुक्ल की नवमी को दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म है, जन्म का समय है। उस समय जन्म की आरती होगी, भगवान को 56 भोग लगेगा।
इससे भी एक श्रेष्ठ काम होगा। राम सूर्यवंशी अर्थात सूर्यवंश में जन्म लिया है। भुवन भास्कर सूर्य दोपहर को 12 बजे जब राम का जन्म हो चुका है, तब राम लला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगाएंगे। इसलिए इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम भक्तों को कह रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इन परंपराओं ने भारत की विरासत को बहुत कुछ दिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सनातन धर्म से जुड़े हुए हर जाति से जुड़े हुए शिष्य बना दिए। जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक पवित्र परंपरा है, एक पवित्र परंपरा। कौन नहीं उस परंपरा में दीक्षित हुआ, और उस परंपरा के साथ यहां पर आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस पवित्र परंपरा का संरक्षण करना, उसका समर्थन करना, हर स्तर पर उसे सहयोग प्रदान करना, यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और युग धर्म के अनुरूप हमारा कर्तव्य भी बनता है। सूर्य तिलक को देखने के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मौके पर 20 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। रामनवमी पर पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार को फूलों से सजाया गया है। अंगद टीला पर भी भव्य गेट बनाया गया है। सुग्रीव किला सज गया है। राम मंदिर को लाइटों से सजाया गया है। पूरे देश में रामनवमी का उत्साह है, उल्लास है, लेकिन प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इसका कुछ अलग ही रंग दिख रहा है। रामनवमी पर प्रभु राम की नगरी अयोध्या में दूर दूर से देश के हर कोने से श्रद्धालु आए हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। ये रास्ता जाता है जो राम मंदिर बना है यहाँ पर, ये सीधा भक्तों को राम के दर्शन कराता है। काफ़ी भीड़ है और पूरा जो ये रास्ता है, ये जो गेट है, इसको खूबसूरत तरीके से सजाया गया है राम उत्सव के लिए। और जितने श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। हर तरफ यहाँ फूल ही फूल दिखेंगे और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखेगी। श्रद्धालु, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? अहमदाबाद से आए हैं, जागृति बहन नाम है मेरा। अच्छा, तो रामनवमी यहीं मनाने का सोचा? नहीं, हम तो वो कल तो भीड़ शायद बहुत होगी, इसीलिए हम कल तो चले जाएंगे। दर्शन तो आज ही करना है। आज कर लेंगे। हाँ। जय श्री राम। मैं राजेश भावसार हूँ, पश्चिमी क्षेत्र से आया हूँ, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से, वनवासी अंचल से। माता शबरी ने जिस प्रकार सेवा की है प्रभु राम की वनांचल में, वैसे ही वनांचल से आज मुझे सौभाग्य मिला है कि हम सपरिवार, मेरी माता जी भी हैं पर वो व्हील चेयर पे अंदर गई हैं, छोटा भाई है, मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं, ये लव है और कुश है। और आज हमें सौभाग्य मिला है कि नवरात्रि के पावन पर्व माता जी के साथ में इस वनवासी अंचल से हम यहाँ पर प्रभु श्री राम के उसमें आए। राम मंदिर का काम अब फाइनल स्टेज पर है। राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 2025 में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मई तक प्रथम तल में राम दरबार सज जाएगा। गर्भगृह के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर राम दरबार होगा, जिसमें भगवान राम के साथ साथ मां सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न होंगे। हनुमान जी के भी राम दरबार में दर्शन होंगे। राम दरबार के लिए जयपुर में मूर्तियां तराश कर तैयार हो गई हैं। राम मंदिर के शिखर का निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है और केवल 10% काम बाकी है। अप्रैल के आखिर तक शिखर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। शिखर में अब तक 27 लेयर ढाली जा चुकी है। अब बस 2 लेयर बची है। मंदिर के शिखर पर कलश की पूजा की जा चुकी है। मंदिर का कलश स्वर्ण मंडित होगा। राम मंदिर के परकोटे में 6 मंदिर बन रहे हैं। ये मंदिर भगवान सूर्य, हनुमान, भगवान गणेश, माता जगदम्बा, शंकर और माता अन्नपूर्णा के होंगे। ये मंदिर इसी महीने तैयार हो जाएंगे। मंदिरों की मूर्तियां, वस्त्र, आभूषण सब तैयार हैं। शुभ मुहूर्त में मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कुछ जो कुंभ की भीड़ यहाँ आई
और जो वर्तमान में है उससे हमारा जो कार्यक्रम था कि रामनवमी में हम ये सुविधा दे दें, वह नहीं संभव हो पा रहा है। अप्रैल के अंत तक कैनपी बन सकेगी। राम दरबार निश्चित रूप से मई के प्रथम 15 दिन के बीच में जो शुभ तिथि होगी उस समय वह विराजेंगे प्रथम तल पर। राम भक्त प्रथम तल पर यह आप समझ लें कि वहाँ दर्शन के लिए पास की व्यवस्था होगी। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हो रहा होगा, उसी दौरान तमिलनाडु में राम के नाम पर एक और काम हो रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे नए पाम्बन ब्रिज का उद्घाटन कर रहे होंगे। पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम को भारत में स्थित मंडपम से जोड़ता है। पुराने ब्रिज को तैयार होने में 34 साल से अधिक का समय लगा है। इस ब्रिज के निर्माण के प्रयास 1870 के दशक में ही शुरू हो गए थे, जब ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका तक व्यापार संपर्क बढ़ाने का फैसला किया था। लगभग 22 किलोमीटर लंबे और 143 खंभे वाले इस ब्रिज को 1914 में चालू किया गया था, जो मुंबई से बांद्रा वर्ली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है। पुराना पाम्बन ब्रिज 1964 में आए बड़े चक्रवात को झेल चुका है, जिसमें धनुषकोडी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई थी। पुल थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ था। इसके बाद जीर्णोद्धार किया गया और केवल 46 दिनों में ही दोबारा चालू कर दिया गया था। सुनामी में भी इस पुल को नुकसान पहुंचा था, लिहाजा पुराना पाम्बन ब्रिज 23 दिसंबर 2022 को बंद कर दिया गया। ओल्ड पाम्बन ब्रिज भले ही अब इतिहास बन रहा हो, लेकिन इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। इस ब्रिज के साथ, क्योंकि अब इसकी आयु हो चुकी है, तकरीबन 1914 में इसे बनाया गया था। 108 साल पुराना अब ये ब्रिज जो है हो चुका है। इस वजह से इसमें सी इरोशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिकल जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हैं, इस वजह से यहाँ पर सी इरोशन की वजह से इसके मैकेनिकल लिफ्ट शाफ्ट जो है उस पर ज़्यादा जंग लग गई। लगातार इसमें तकनीकी खामियां आने लगी। इस वजह से इस मैकेनिकल लिफ्ट को उठाने में, इस ब्रिज को उठाने में अब बहुत वक्त लग जाता है। यही वजह है कि इसे बंद करने का फैसला लिया गया और उसकी जगह एक नया पाम्बन ब्रिज जो है वो बनाया गया है। रामेश्वरम तक जाने वाले का पाम्बन ब्रिज ही एक सहारा था। 1988 तक रामेश्वरम जाने के लिए इकलौता संपर्क मार्ग था, लेकिन बाद में सड़क से जाने के लिए पुल बनाया गया। लेकिन अब नया पाम्बन रेलवे ब्रिज बन चुका है, जिससे राम भक्तों के साथ साथ रामेश्वरम के डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी। पुराने पुल की तुलना में नया पुल 3 किलोमीटर ऊंचा और समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा है। पाम्बन नया ब्रिज शेजर रोलिंग लिफ्ट तकनीक पर काम करता है, जिसमें फेरी या शिप की आवाजाही के दौरान 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलता है। वहीं पुराना ब्रिज दोनों ओर से 45 डिग्री के कोण तक ऊपर उठता था। इसको बनाने में 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का ऊर्ध्वाधर लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठती है, जिससे बड़े से बड़े जहाज आसानी से निकल जाते हैं। मेरी घड़ी में अभी ठीक 12:17 हुए हैं और देखिए कैसे ये जो वर्टिकल सी ब्रिज लिफ्ट जो है वो कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही रेलगाड़ी यहाँ से गुजरी, उसके बाद जो कोस्ट गार्ड का वेसल है उसने सिग्नल दिया कि वो इस पानी को पार करना चाहता है। उसके बाद तुरंत यहाँ पर यह ऑपरेट होना शुरू हो गया। खराब मौसम के बीच में रिकॉर्ड टाइम में इसे तैयार किया गया और किस तरह से इसकी व्यवस्थाएं होंगी, ये कैसे काम करेगा, उसकी एक झलक, उसका एक डेमो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। जैसे जैसे ये कोस्ट गार्ड का वेसल पास आ रहा है, आप देखिए कितनी जगह बड़ी आसानी से, एक आप पुराना ब्रिज यहाँ पर देखें और एक नया ब्रिज आप देखें, आपको अंतर बखूबी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बड़ी आसानी से कोस्ट गार्ड का जो वेसल है वो इस वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज से आसानी से गुजरता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। यही वजह है कि जरूरत महसूस की गई कि पुराने ब्रिज की तुलना में नए ब्रिज की ऊंचाई को और ज्यादा किया जा सके, ताकि जो आधुनिक वेसल्स हैं उनको भी, जहाजों को पानी से गुजरने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। आप देखिए किस तरह से बड़ी शानदार तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जो वेसल है वो यहाँ पर इस वर्टिकल लिफ्ट
सी ब्रिज से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप देखेंगे कि वो कैसे पुराने ब्रिज से नजर आ रहा है। पुराना ब्रिज जो बीच में से दो भागों में खुला है और नया ब्रिज जो वर्टिकली पूरा जो पटरी के साथ जो है वो ऊपर उठ चुका है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों के मैकेनिज्म में क्या मेजर डिफरेंसेस है, किस तरह से एक एडवांसमेंट को अडॉप्ट करते हुए नए ब्रिज को बनाया गया है ताकि वो पूरी तरह से वर्टिकली 22 मीटर तक लिफ्ट हो सकता है, जिससे आसानी से कोई भी वेसल जो है वो यहाँ से पास कर सकता है।